आज जो आप लोगों का क्लास है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे डिटेल में। उसके आगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहले जो है जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट जब क्रिएट होंगे उनके बारे में जब स्टडी हम लोग करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि जो गैसेज है उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और गैसेज हमारी जो होती हैं वो कितनी तरह की होती हैं। ठीक है। तो उन गैसेज के बारे में हमें पता होना चाहिए किन किन प्रॉपर्टीज को होल्ड करती हैं, कौन कौन सी कंडीशंस फॉलो होती हैं गैसेज के लिए, तो उसकी बारे में जानकारी होनी चाहिए। उससे रिलेटेड फिर और जो भी चीज़ें होंगी जो भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होंगे उनकी स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज की बात करेंगे तो गैसेज की जब बात की जाती है तो आइडियल गैस होती है। एक गैस होती है आइडियल गैस और दूसरी गैस होती है रियल गैस। आइडियल गैसेज क्या होती हैं, रियल गैसेज क्या होती हैं, उनके बारे में हम थोड़ा आइडिया आप लोगों को दे रहे हैं। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कशन करेंगे आइडियल गैसेज के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पर आइडियल गैसेज क्या होती है, आइडियल मीन्स आइडियल मतलब ये इमेजिनरी गैसेज होती है। इसमें जो कंडीशंस फॉलो करेंगी गैसेज उसमें एक तरीके से देखा जाए वो एक पॉसिबल चीज है। लेकिन क्या होता है कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम आइडियली कंसीडर करते हैं किसी के बारे में, उससे रिलेटेड हम दूसरी चीजें जो एक्चुअल में है, उनकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो आइडियल गैसेज वो गैसेज होंगी जो आइडियल कंडीशंस को फॉलो करेंगी। कौन कंडीशंस होंगी वो मैं अभी बताऊंगा। रियल गैसेज क्या होती है, रियल गैसेज दूसरी गैसेज जो होती है वो रियल गैसेज होती है। फर्स्ट इज आइडियल गैस और दूसरा रियल गैस। दूसरी जो गैस है वो रियल गैसेज है। तो रियल गैसेज वो गैसेज है जो एक्चुअल में हमारे यहाँ इस एटमॉस्फेयर में होती है। सच है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी ये गैसेज है ये सभी रियल गैसेज। तो इसका मतलब ये जो लॉ है, जिन लॉ को फॉलो करेंगे वो जो आइडियल गैस फॉलो कर रही होंगी उनसे अलग लॉ होंगे, उनकी स्टडी करेंगे। ठीक है। तो आइडियल गैसेज या रियल गैसेज इस तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। अब हम लोग जब स्टडी करेंगे सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो आइडियल गैसेज के बारे में, क्योंकि यहाँ पर हमें जो टॉपिक दिया गया है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज से रिलेटेड है। तो उसमें दोनों ही गैसें आएंगी। सबसे पहले हम आइडियल गैसेज के बारे में बात करेंगे फिर रियल गैसेज। तो जब आइडियल गैसेज के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जब हम आइडियल गैस के बारे में बात करेंगे तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं आइडियल गैसेज की। वो जो है जब वो गैस फॉलो करेगी तब वो आइडियल होगी। तो जो प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पर हमारे पास पांच छह प्रॉपर्टीज हैं। उन प्रॉपर्टीज को हमें नोट करना है। उन गैस नोट करेगी वो आइडियल हो जाएगी। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि कोई भी गैस है, कोई भी गैस है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई मानी जाती है। उन्हीं स्मॉल पार्टिकल्स को हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। और ये सभी स्मॉल पार्टिकल्स एक तरीके से आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन्स इनका शेप और साइज सभी का सेम। और ये जो मॉलिक्यूल होंगे ये परफेक्टली रिजिड होंगे और स्फेरिकल शेप के होंगे, इस इलास्टिक स्फीयर। तो पहली प्रॉपर्टी है कि सभी गैसेज डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बनी हुई मानी जाएंगी।
इन पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल कहेंगे और ये सभी मॉलिक्यूल्स का साइज सेम होगा, शेप और साइज सेम होंगे और एक तरीके से स्फेरिकल शेप के होंगे। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है, ये जो मॉलिक्यूल है गैस के जिस वेसल में लिए गए उस वेसल में ये किसी भी वेलोसिटी से किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ये दूसरी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि ड्यूरिंग द मोशन ऑफ ए मोलिक्यूल or a particles, all the molecules collides with each other and also with the walls of a vessel. During the collision, during the collision, the velocity of a molecule changes. During the molecule, the velocity of a molecule changes, but the density of molecules does not change. Means collision के दौरान जो मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी होगी मीन्स मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, ये माना जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी है। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि कोलिजन जो होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में वो परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर होगा। मीन्स कोलिजन के दौरान एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, टोटल एनर्जी सेम रहेगी। साथ ही साथ मीन्स कोलिजन इलास्टिक होगा और साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि इनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन फोर्स, कोई भी रिपल्सन फोर्स एक्ट नहीं करता है। मीन्स इनके बीच में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा, ना अट्रैक्टिव लग रहा होगा ना रिपल्सिव लग रहा होगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि टोटल की टोटल एनर्जी मॉलिक्यूल्स की क्या रहेगी, कि काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो फोर्थ प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होगा और मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स एक्टिंग नहीं कर रहा होगा, ना अट्रैक्शन फोर्स होगा ना रिपल्सन फोर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जब मॉलिक्यूल का कोलिजन एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में होगा तो उसका जो डिस्टेंस होती है बहुत ही स्मॉल होती है और एक स्ट्रेट स्ट्रेट डिस्टेंस होती है। इस पाथ को कहेंगे, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल से कोलिजन के बीच में जो पाथ की डिस्टेंस है उसको फ्री पाथ कहेंगे। इसी तरीके से पहला दूसरे से कोलिजन करेगा, दूसरा तीसरे से करेगा, इसी तरीके से कंटिन्यूअसली उसका कोलिजन मॉलिक्यूल्स का हो सकता है। इस तरीके से लेकिन डिस्टेंस में वेरिएशन, ये जो फ्री पाथ है इसमें वेरिएशन हो सकता है। तो ये फ्री पाथ जब हम माना कोई एक मॉलिक्यूल है वो इन मॉलिक्यूल से कोलिजन कर रहा है तो उसके फ्री पाथ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब हम उसका एवरेज ले लेंगे तो उसको हम कहेंगे मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हुई कि मॉलिक्यूल जब मूव करते हैं तो उस दौरान जो उनका एक मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल से कोलिजन की जो डिस्टेंस होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है। इस डिस्टेंस को एक तरीके से फ्री है, उसके बीच में कोई मॉलिक्यूल और अदर नहीं आया है तो उस डिस्टेंस को कहा गया फ्री पाथ। इस तरीके से हमारा कोई डिफरेंट मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल कोलाइड करता है, कोलिजन करता है तो उसके ये वैल्यू स्ट्रेट लाइन की जो फ्री पाथ की है वेरी कर सकती है, लेकिन जब हम एवरेज निकालते हैं तो वो कहलाता है इस सब का मीन फ्री पाथ। तो हम मीन फ्री पाथ की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, जब अलग अलग फ्री पाथ पता होंगे उनका एवरेज ले लेंगे। तो ये लास्ट कंडीशन। इस तरीके से जब काइनेटिक थ्योरी आप गैसेज की बात करेंगे और उसमें आइडियल गैसेज की बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो पांच प्रॉपर्टी है ये होल्ड होती है। ये जिसमें होल्ड होंगी वो कहलाएगी आइडियल गैस। इस इनके मॉलिक्यूल्स का जो शेप और साइज होता है सेम होता है और निग्लेजिबल भी होता है, बहुत ही स्मॉल होता है।
नाइदर अट्रैक्शन फोर्स ना रिपल्सन फोर्स, कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करता है, ये प्रॉपर्टी है। कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता है। ये डिफरेंट कंडीशंस जिन गैसेज में फॉलो होती हैं वो आइडियल गैसेज। तो यहाँ सबसे पहले हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो आइडियल गैसेज के बारे में कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। अब सेकेंड हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो है प्रेशर ऑफ ए गैस। ये देखा गया है कि आइडियल गैस को जिस हम वेसल में लेते हैं, मतलब जिस वेसल में आइडियल गैस को लिया जाता है उसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे। ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डिफरेंट वेलोसिटी से उनके बीच में कोलिजन होता है। साथ ही साथ ये मॉलिक्यूल उस वेसल की बाल से भी कोलिजन करते हैं। जब बाल से कोलिजन करेंगे तो उनकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी, कोई ना कोई मास जरूर होगा, उससे क्या होगा, कुछ मोमेंटम होगा। मोमेंटम होगा तो कुछ ना कुछ फोर्स से वहां पर फोर्स अप्लाई करेंगे वॉल पे। जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है, वहां पर एक जिस एरिया पर जो है हमारा मोलिक्यूल फोर्स अप्लाई कर हो रहा होगा, तो उसकी वजह से वहां वहां पर एक प्रेशर क्रिएट होगा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल होते हैं गैस के, मीन्स आइडियल गैस के, वो वेसल की पास पर एक प्रेशर भी एग्जर्ट करते हैं। तो जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं उसकी वैल्यू क्या होगी, किस तरीके से निकालेंगे, उसकी स्टडी आसानी से करेंगे। तो यहाँ पर ये माना गया है, यहाँ पर ये माना गया है कि एक आइडियल गैस है जो किसी एक क्यूबिकल वेसल है। क्यूबिकल वेसल है जिसकी हर साइड की लेंथ सेम है। वेसल किसी भी तरीके का हो सकता है, लेकिन इजी वे में हम समझने के लिए यहाँ पर हम कंसीडर कर ले रहे हैं कि जो वेसल है वो क्यूबिकल शेप का है जिसकी हर साइड की लेंथ स्मॉल एल है। और ये माना गया है कि जो हमारा वेसल है उसमें जो गैस ली गई है वो 1 मोल गैस ली गई है। या थोड़ी देर के लिए हम कहें 1 मोल ना लें, इन जनरल हम बात कर ले रहे हैं। माना कोई गैस ली गई है जिसके नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने हैं, स्मॉल एन, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स स्मॉल एन। और ये माना जाता है गैस हर मॉलिक्यूल का साइज सेम होता है, तो इसका मतलब मास भी सेम होगा। तो ये माना गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, स्मॉल एन उस मिश्रण में, और मास ईच मॉलिक्यूल का स्मॉल एन। ठीक है। अब ये जो हमारा जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उस वेसल में, मीन्स क्यूबिकल वेसल में मूव करेंगे। तो मूव करेंगे तो हमारा क्या होगा कि ये उस पर प्रेशर इम्पैक्ट करेंगे। प्रेशर की वजह से फोर्स लगाएंगे, फोर्स की वजह से प्रेशर क्रिएट। क्लियर है। तो इसका क्या होता है कि एक क्यूबिकल पार्ट लिया, फार्मूला डिटेल में ट्राई तो हम नहीं कर रहे हैं, नहीं तो फिर टाइम कम होगा। क्यूब क्यूब हर साइड की लेंथ, इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो एल है। मीन्स थोड़े हम 1 मोल भी कंसीडर कर सकते हैं। नंबर ऑफ 1 मोल जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन है और हर मॉलिक्यूल का मास एम है। जब इसके अंदर मूव कर रहे होंगे डिफरेंट वेलोसिटीज होगी। ये माना गया है उनमें से जो एन मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से एक मॉलिक्यूल पहले कंसीडर कर रहे हैं। एक मॉलिक्यूल मोशन कर रहा है, शेष बाकी सभी रेस्ट में। एक मॉलिक्यूल मोशन कर रहा है तो माना इसके साइड जो है इनके नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ई या ई। एक एक्स डायरेक्शन है, वाई है, क्लियर है। इस तरीके से जो है एक ये माना गया कि कोई एक सिंगल मॉलिक्यूल है उसके बारे में एक स्टडी करने ये मूव कर रहा है, इसके वेलोसिटी बी है। तो बी है तो इसका हम कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में।
तो हमारा x डायरेक्शन में bx है, y डायरेक्शन में y है, और z डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट dz है। ठीक है, ये एक सिंगल पार्ट। तो बी एक्स बी बाई बी जेड एक कंपोनेंट वेलोसिटी के हो गए। थोड़ी देर के लिए हम ये जो बात कर रहे हैं, माना जो मॉलिक्यूल है वो मूव कर रहा है थोड़ी देर के लिए एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसकी बात क्या होगी कंपोनेंट की, एक्स कंपोनेंट की बात होगी। मास उसका स्मॉल एम है, क्लियर है। मास स्मॉल एम है, तो हमें प्रेशर निकालना हो तो उससे पहले हमें उसका मोमेंटम पता करना होगा। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एबीसीडी जो फेस है इसका ट्यूब का, उससे कोलाइड कर रहा है। तो किस मोमेंटम से कोलाइड करेगा, कोलाइड करने से जस्ट पहले उसका मोमेंटम कितना रहा होगा, एम बी एक्स रहा होगा। कितना रहा होगा, एम बी एक्स। और कोलिजन क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है, तो जय उसकी उससे कोलिजन हुआ और तुरंत रिफ्लेक्ट होगा विदाउट एनी चेंज इन एनर्जी। कोई एनर्जी में चेंज नहीं होगा, इलास्टिक नेचर की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब वी बैक हुआ तो उसका भी मोमेंटम क्या होगा, एम बी एक्स ही होगा। एम बी एक्स ही होगा, लेकिन निगेटिव साइन में होगा और डायरेक्शन उसकी चेंज होगी। तो इससे हम क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल का हम मोमेंटम में चेंज निकाल लेंगे, चेंज इन मोमेंटम। जब चेंज इन मोमेंटम हम निकालेंगे तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, एम बी एक्स तो से तो कोलाइड किया और माइनस एम बी एक्स से चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, एम बी एक्स माइनस माइनस एम बी एक्स, ये क्या आएगा। इस तरीके से हम इसका चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं। अब क्या होगा, अब मॉलिक्यूल एबीसीडी जो फेस है उससे कोलाइड करने के बाद वो बैक हो रहा है, बैक होगा तो वो एयर डिस्टेंस कवर करने के बाद जो हमारा ईएफजीएच फेस है, ईएफजीएच है फेस है, उससे फिर कोलाइड करेगा। और कोलाइड करने के बाद फिर से जो है एबीसीडी की तरफ आएगा। तो किन्हीं भी दो कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितनी कवर कर रहा है, एल प्लस एल, 2l डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम टाइम की बात करें, dx वेलोसिटी से जा रहा है और 2l डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो क्या होगा, टाइम टेकन इन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में टाइम की बात करें कितना लगा, टाइम टेकन इन टू सक्सेसिव कोलिजन, क्या हुआ, 2l अपॉन 2l अपॉन बी एक्स, ये क्या होगा, टाइम। इसके बाद यदि हम बात करें नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कोलिजन कितना किया, तो हम जानते हैं नंबर ऑफ कोलिजन 1 सेकेंड, 1 अपॉन टाइम, क्या हो जाएगा, बी एक्स अपॉन, हमें चेंज इन मोमेंटम पता चल गया, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड में कितने होंगे उनकी वैल्यू पता चल गई। हमें क्या निकालना है, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ही किसके इक्विवेलेंट होगा, चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के इक्विवेलेंट होगा, या इक्वल टू डी टी अपॉन डी टी होगा। ठीक है, तो क्या कैलकुलेट करना चाहेंगे, नाउ रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम, नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकेंड, चेंज इन मोमेंटम क्या है, 2m, नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकेंड क्या है, dx अपॉन, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, या dx स्क्वायर अपॉन m dx स्क्वायर अपॉन
एल या एम अपॉन एल इंटू बी एक्स स्क्वायर। ये क्या है? क्या है? रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स इस मॉलिक्यूल के द्वारा कितना आ गया? इसी तरीके से इसी मॉलिक्यूल का वाई डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स क्या होगा? ये अपान एल इंटू वी वाई स्क्वायर। इसी तरीके से जेड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स क्या होगा? एम वी जेड स्क्वायर अपान एल। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए यदि बात किया जाए एक मॉलिक्यूल के द्वारा एबीसीडी फेस पर लगने वाला जो हमारा क्या कहते हैं फोर्स है, हमारे पास मॉलिक्यूल कितने हैं? वन मोल गैस है। वन मोल गैस है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? एन मॉलिक्यूल्स हो गए। तो एन मॉलिक्यूल्स क्योंकि कोलिजन तो सभी का हो रहा है, तो एबीसीडी फेस फेस से एन मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे तो टोटल फोर्स हमारा कितना होगा? टोटल फोर्स जो है एक्स डायरेक्शन में हम निकालना चाहें तो क्या होगा? एफ कैपिटल एफ एक्स वन। एफ एक्स वन पहले मॉलिक्यूल का एक्स कंपोनेंट प्लस दूसरे मॉलिक्यूल का एक्स कंपोनेंट डायरेक्शन में F3 डॉट 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 प्लस F। तो ये क्या होगा? M अपॉन L bx1 स्क्वायर प्लस bx2 स्क्वायर प्लस bx3 स्क्वायर। क्या करेंगे? I इक्वल टू 1 टू L bxi स्क्वायर। ये कैपिटल क्या हो जाएगा? कैपिटल Fx। इस तरीके से हम कैपिटल Fx की वैल्यू निकाल सकते हैं। मींस n मॉलिक्यूल है उनका टोटल फोर्स जो एक्स कंपोनेंट का है वो एबीसीडी पे जो अप्लाई हो रहा है वो ये। क्लियर है? अब हमें जो निकालना है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर है px इक्वल टू क्या होगा? Fx अपॉन एरिया ऑफ द फेस एबीसीडी वो क्या होगा? L स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू पुट करिए तो m अपॉन L क्यूब dxi स्क्वायर I इक्वल टू 1 टू L से px की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हमारा जो है हर पेज पर लगने वाला जो है इस तरीके से प्रेशर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये निकाल सकते हैं और डी वाई क्या होगा? आई इक्वल टू 1 टू एल डी बाई आई स्क्वायर। इसी तरीके से पीजेड क्या होगा? अपान एल क्यूब आई इक्वल टू 1 टू एल डी जेड आई स्क्वायर। तो ये एक्स वाला कंपोनेंट बाई और ये जेड डायरेक्शन में लगने वाले टोटल प्रेशर आ गया। हमें चूंकि यहाँ पर अलग अलग प्रेशर आ रहे हैं इनकी हमें टोटल वैल्यू निकालनी है। ठीक है? गैस हमारी जो है एक ही जैसी है तो हर एक में हर फेस पर लगने वाला प्रेशर भी क्या होगा? सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ? Px प्लस Py प्लस Pz क्या होगा? इस तरीके से थोड़ी देर के लिए बात की जाए इन तीनों का एडिशन होगा, टोटल प्रेशर कितना एग्जर्ट हो रहा है उस वेसल पर। तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा? टोटल प्रेशर माइनस इनकी वैल्यू हमें पता है। ये 3d क्या होगा? m अपॉन l कॉमन ले लेंगे I इक्वल टू 1 टू l dxi स्क्वायर I इक्वल टू 1 टू l d बाई I स्क्वायर I इक्वल टू 1 टू l d z I स्क्वायर। यहाँ पर हम जब इसको पुट करेंगे I इक्वल टू 1 टू l तक की वैल्यू तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 3d इक्वल टू m अपॉन l क्यूब। क्या आएगा? bx1 स्क्वायर bx2 स्क्वायर प्लस bx3 स्क्वायर
डॉट डॉट प्लस बी एक्स एन स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर आएगा बी बाई वन स्क्वायर प्लस बी बाई टू स्क्वायर प्लस बी वाई जेड स्क्वायर, एन तक ये भी जाएगा और एन तक ये भी जाएगा। इनको हम एक साथ अलग अलग वन वाले कंपोनेंट अलग कर लें, वाले अलग कर लेंगे। एक्स वन स्क्वायर बी वाई वन स्क्वायर प्लस बी जेड वन स्क्वायर, बी एक्स टू स्क्वायर प्लस बी वाई टू स्क्वायर प्लस बी जेड टू स्क्वायर। इसी तरीके से हम करते जाएंगे। ये वैल्यू किसकी है? एम अपॉन एल क्यू। ये बी वन स्क्वायर है, ये वैल्यू किसकी है? बी स्क्वायर है, किसकी है? बी थ्री स्क्वायर है। इसी तरीके से हमारा चलता जाएगा और बी एन स्क्वायर तक जाएगा। किसकी वैल्यू है? एक थ्री बी की है या पी इक्वल टू एम अपॉन थ्री एल क्यू। क्लियर है? यहाँ पर जो है ये जो वैल्यू आई है, ये वाली एक कॉन्सेप्ट है हमारा रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है? वो बी आर एम एस होती है। बी आर एम एस इक्वल टू क्या होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो स्क्वायर करेंगे, बी बार स्क्वायर इक्वल टू दिस। एक इसकी वैल्यू आएगी एन बी बार स्क्वायर। क्या वैल्यू आएगी? एन बी बार स्क्वायर, एन बी बार स्क्वायर। एन क्यू क्या है? ये मालूम आ क्यों क्या होगा? पी इक्वल टू वन अपॉन थ्री एम एन बी बार स्क्वायर अपॉन वेलोसिटी ऑन बी। क्लियर है? ये प्रेशर आ गया। इस फार्मूले से हम प्रेशर लेंगे, प्रेशर अप्लाई किया जाएगा गैस के द्वारा उस वेसल की वॉल्स पर। स्मॉल एम इंटू स्मॉल एम क्या है? एक टोटल मास है। स्मॉल एम एक मॉलिक्यूल का मास है और एन मॉलिक्यूल्स है, तो स्मॉल एम इंटू टोटल मास। तो एक फार्मूला हमारा ये होता है और दूसरा फार्मूला हमारा एक टोटल मास हो जाएगा, तो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है। ये भी कह सकता है डेंसिटी। ठीक है, एक फार्मूला हमारा और होता है, एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा और वन अपॉन थ्री। इसमें क्या करिए, टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए और टू से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या होगा? वन अपॉन टू रो वी वन। ये क्या है? एक तरीके से ये टोटल एनर्जी है। वन अपॉन टू एम वी बार स्क्वायर होता है। एम ये वो है क्या? मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक तरीके से मास ही है। तो ये टोटल एनर्जी हो जाएगी P इक्वल टू 2/3 into E। एक फार्मूला है, इस तरीके से भी हम प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रेशर क्या एग्जर्ट करेंगे? आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स उसकी वेसल की बाल्स पर, उसकी वैल्यू हम लोग बड़ी आसानी से इस तरीके से निकाल लेंगे। क्लियर है? प्रेशर का फार्मूला हमारे पास कौन कौन सा है? एक तो ये, दूसरा क्या है? P इक्वल टू 1/3 ml बार स्क्वायर पर। दूसरा क्या है? P इक्वल टू। अब आगे हम ये प्रेशर की बात कर चुके हैं, आगे जो हम बात करते हैं वो इसी से रिलेटेड है, इसी फार्मूले से रिलेटेड है। कुछ चीजें हम लोग निकालेंगे, इसलिए हमने डिटेल में आपको ये फार्मूला ड्राइव करवाया किस तरीके से आता है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डिडक्शन ऑफ बॉयल्स लॉ। डिडक्शन ऑफ बॉयल्स लॉ फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज।
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की हेल्प से हम बॉयल्स लॉ को कैसे निकाल पाएंगे, बॉयल्स लॉ को कैसे हम उसका फार्मूला लाएंगे, उसकी स्टडी करेंगे। तो इसके लिए हम जानते हैं फार्मूला प्रेशर का है, और बॉयल्स लॉ भी डिडक्शन ऑफ बॉयल्स लॉ। हम जानते हैं बॉयल्स लॉ क्या होता है, में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर बात की जाती है। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर the volume, the product at a constant temperature, at a constant absolute temperature, the pressure of the product of pressure and volume of gas always becomes constant. क्लियर है? तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम जानते हैं प्रेशर का फार्मूला ये होता है। क्लियर है? यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और गैस जो ली गई है वो भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट मास की है, 1 मोल है जितनी की। तो इसका मतलब स्मॉल एम इंटू स्मॉल एम कांस्टेंट है, स्मॉल एम इंटू स्मॉल एम भी कांस्टेंट है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो एक टेम्परेचर और एक वी बार मींस रूट मीन स्क्वायर स्पीड में रिलेशन होता है, वी बार इक्वल टू 3 जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, 3 और एम तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वी बार भी कांस्टेंट होगा। तो वी बार कांस्टेंट है तो वी बार स्क्वायर भी कांस्टेंट हो गया। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमारा एम एम कांस्टेंट, वी बार भी कांस्टेंट है, तो पूरी की पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, और 1/4 तो कांस्टेंट है ही। इससे क्या निकल के आएगा, ई इक्वल ये सब कांस्टेंट है, तो इसके लिए क्या पर कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन मल्टीप्लाई कर लीजिए, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू कांस्टेंट है, यही तो बायस लॉ। इस तरीके से हम इसका बायस लॉ का प्रूफ भी इसी फार्मूले से करते हैं। क्लियर है? दूसरा रिडक्शन ऑफ चार्ज, रिडक्शन ऑफ चार्ज फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी मींस काइनेटिक थ्योरी में प्रेशर का फार्मूला है, उसको फॉलो कर रही है बस। तो इसमें भी हम जानते हैं प्रेशर का फार्मूला। क्लियर है? यहाँ पर क्या हम करते हैं, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। चार्ल्स लॉ में क्या रहता है, इन चार्ल्स लॉ pressure always becomes constant. At a constant pressure, the volume of a given mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature. क्लियर है? तो इसके लिए हमारे पास एक दिया हुआ है फार्मूला प्रेशर का, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ई बी इक्वल टू 1/3 एम एन ई बार स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? हम जानते हैं गैस क्योंकि कौन सी है, आइडियल गैस है और वन मोल गैस है, तो ये आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो कर रहा होगा, मींस इक्वल टू क्या होगा, आरटी इक्वल टू आरटी, टीबी इक्वल टू आरटी होगा, इसको फॉलो कर रहा होगा। तो इससे क्या निकल के आ रहा होगा, थोड़ी देर ये बात कर रहे हैं यहाँ पर, थोड़ी देर के लिए टीबी इक्वल टू क्या है, ये है टीबी इक्वल टू 1/3, टीबी इक्वल टू 1/3 एम एन वी बार स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये टोटल क्या है 1/3
1/2 mv बार स्क्वायर क्या है? 1/2 mv स्क्वायर mv बार स्क्वायर क्या है? एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशन होता है टेम्परेचर से भी। क्या होता है? वो होता है हाफ mv बार स्क्वायर 3/2, हाफ mv बार स्क्वायर इक्वल टू 3/2 kT होता है। mn है, इसका मतलब टोटल मास है, टोटल मास। तो इसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं? 2/3 into 3/2। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या चल क्या है? PV इक्वल टू KT, PV इक्वल टू KT। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर चार सलामों का कांस्टेंट रहता है प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट। जब प्रेशर कांस्टेंट है और यहाँ के तो कांस्टेंट है ही, तो यहाँ पर P at a constant temperature in a Charles law at a constant temperature of a gas, sorry, in a Charles law at a constant pressure of a gas, volume of a gas comes directly proportional to absolute temperature. ये चार्ल्स लॉ होता है। तो यहाँ पर हम लोग चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ की हेल्प से, प्रेशर के फार्मूले की हेल्प से हम लोग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। डाल्टन्स लॉ के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं, वो आप करके देख लीजिएगा। एवोगैड्रोस लॉ है, उसके बारे में भी स्टडी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आगे हम लोग जो है बात करने वाले हैं यहाँ पर, वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक। इंटरप्रिटेशन ऑफ ए टेम्परेचर ऑन द बेसिस ऑफ ए काइनेटिक थ्योरी ऑफ। तो इसके लिए कैसे हम लोग इसको इंटरप्रेट करेंगे? इसका तरीका ये होता है कि हम जानते हैं ये जो प्रेशर का फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं प्रेशर P इक्वल टू क्या होता है? 1/3 ml V बार स्क्वायर अपॉन। यहाँ पर जो हम गैस ले रहे हैं, 1 मोल गैस लिए हैं, 1 मोल आइडियल, 1 मोल आइडियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें कितने हैं? तो यहाँ पर P इक्वल टू क्या होगा? 1/3 स्मॉल m क्लियर है? इस तरीके से हम ले सकते हैं। स्मॉल एम इंटू स्मॉल एम क्या है? एक टोटल मास है। क्या है? टोटल मास ऑफ है 1 मोल गैस, जिसको हम एक तरीके से और कह सकते हैं, उसको मोलेकुलर वेट भी कहते हैं। मोलेकुलर वेट, 1 मोल जो गैस होती है उसका टोटल मास ही मोलेकुलर वेट होता है। और टोटल मोलेकुलर वेट यहाँ पर क्या है? क्योंकि हमने 1 मोल गैस ली है तो उसमें नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने हैं? कैपिटल एन है। और मास हर मॉलिक्यूल का कितना है? स्मॉल एम है। तो स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम इक्वल टू कैपिटल एम इक्वल टू मोलिकुलर वेट ऑफ गैस। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताए। तो यहाँ से इस तरीके से हम निकालेंगे। एक इसको क्या कर सकते हैं? PV इक्वल टू 1/3 m V बार स्क्वायर ले सकते हैं। यहाँ पर गैस हमने 1 मोल गैस ली है, तो एक गैस लॉ को तो फॉलो ही करना होगा। तो PV इक्वल टू nRT है, तो n इक्वल टू 1, तो PV इक्वल टू R। इसकी जगह पर, PV की जगह पर हम RT पुट कर देंगे, तो हमारा क्या होगा? RT इक्वल टू 1/3 m V बार, RT इक्वल टू 1/3 m V बार। क्लियर है? तो यहाँ से हमें क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर को इंटरप्रेट करना है काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से, तो यहाँ से हम एक वैल्यू निकाल सकते हैं V बार
बार स्क्वायर इक्वल टू 3RD अपॉन 3RD अपॉन ये रिलेशन आया। यहाँ से एक चीज ये क्लियर हो रही है, गैस कांस्टेंट, गैस 1 मोलेक्यूल ली गई है तो इसका मतलब 3R और M तो कांस्टेंट है। अब यहाँ पर हम बात कर सकते हैं एट T इक्वल टू 0, एट T इक्वल टू 0 क्या होगा, V बार स्क्वायर इक्वल टू 0 R। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर को डिफाइन करना हो तो टेम्परेचर को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वो टेम्परेचर है गैस का कि जब आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स की जो हमारी रूट मीन स्क्वायर स्पीड है उसकी वैल्यू मीन्स जब गैस के मॉलिक्यूल्स की बीआरएमएस वैल्यू जीरो हो जाएगी उस समय जो टेम्परेचर होगा वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो इस तरीके से हम काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से टेम्परेचर को डिफाइन, ठीक है। एक तरीके से ये माना जा सकता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर गैस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड भी एक तरीके से क्या होगी, निगलेजिबल, जीरो की तरफ जा रहे होंगे, कोई मोशन नहीं कर रहे होंगे। तो उस समय जो टेम्परेचर होगा वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर लेंगे टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। तो काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग इस तरीके से टेम्परेचर को डिफाइन करके कर सकते हैं। इसके बाद आगे जो हम बात करने वाले हैं वो है, क्योंकि अभी बीआरएमएस की बात लगातार हम लोग कर रहे थे तो उसके बारे में भी हम रूट मीन स्क्वायर स्पीड के बारे में भी बात कर लें, मोलिक्यूल्स की क्या होती है, साथ ही साथ उसके कुछ रिलेशन भी है जिनका आप फार्मूले में यूज करके कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी सोल्व कर सकते हैं। क्या होता है, हम जानते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मोलिक्यूल, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इफ थोड़ी देर के लिए मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर डिफरेंट ले लिए, सपोज एन मॉलिक्यूल्स ले लिए, तो क्या है उनकी वेलोसिटी भी अलग अलग हो सकती है। तो हम कह सकते हैं इफ v1 कामा v2 कामा v3 कामा डॉट डॉट vn is the speed of n gas molecules, then the square root of the mean, then the square root of the mean of a squares of these speeds is called root mean square speed. Means if v1 v2 v3 dot dot vn molecules की स्पीड हो तब स्क्वायर रूट ऑफ द स्पीड इज कॉल्ड द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। और इसको बी आर एम एस से लिखते हैं, और बी आर एम एस वैल्यू क्या होगी, इस तरीके से हम रूट मीन स्क्वायर स्पीड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर जब हम बात करते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड की, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड की जब बात की जाएगी तो यहाँ पर एक फार्मूला एक तो यही होता है, एक फार्मूला हम और जानते हैं टी इक्वल टू 1/3 रो वी बार स्क्वायर, 1/3 रो वी बार स्क्वायर, क्लियर है, 1/3 रो वी बार स्क्वायर। तो वी बार स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 पी अपॉन रो आ जाएगा, समझते हो, वी बार स्क्वायर यहाँ से क्या आएगा, वी बार स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर 3 पी अपॉन
क्लियर है? बी बार स्क्वायर इक्वल टू दिस आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास बी बार स्क्वायर की वैल्यू क्या है? बी बार स्क्वायर की वैल्यू है बी आर एम एस का स्क्वायर। तो इसकी जगह पर हम क्या ले सकते हैं? बी आर एम एस का स्क्वायर इक्वल टू 3p/रो, या बी आर एम एस इक्वल टू क्या होता है? रूट 3p/रो, रूट 3p/रो। इस तरीके से भी हम एक फार्मूला दे सकते हैं बी आर एम एस का। एक फार्मूला तो हमारा यही है, एक फार्मूला हमारा यही है बी आर एम एस। थोड़ी देर के लिए यदि हम साउंड के केस में बात करें, साउंड के केस में एक लाप्लास भी है साइंटिस्ट, एक न्यूटन भी है। तो लाप्लास ने एक मैन अथेंटिक फार्मूला दिया था स्पीड से रिलेटेड साउंड के लिए। तो साउंड के लिए स्पीड का जो फार्मूला है वो होता है वी आर एल गामा पी अपॉन डी, या गामा पी अपॉन रो। समझ पा रहे हैं? गामा पी अपॉन डी। यहाँ पर क्योंकि गामा एक क्या है, गामा इस बात पे डिपेंड करता है गैस किस टाइप की है, ये मैं आगे अभी आपको बताऊंगा। तो पी अपान रो, पी अपान रो यहाँ से वैल्यू आप इसको कैलकुलेट करके इसमें पुट कर दोगे, तो इसका रिलेशन हमारा जो साउंड की स्पीड से है, साउंड की स्पीड से क्या रिलेशन होगा, बी आर एल एस का, जो भी आप बढ़िया आसानी से निकाल सकते। क्लियर है? तो ये आप इस तरीके से निकल आएगा। यहाँ पर आगे हम लोग जो है बात करने वाले हैं, यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिफरेंट फार्मूले गैसेस के केस में उनकी स्टडी कर रहे हैं। अगला एक जो फार्मूला हम लोग निकालने वाले हैं वो रिलेशन बिटवीन बीआरएमएस एंड मोलिकुलर वेट। इस मोलिकुलर वेट और बीआरएमएस के बीच में क्या रिलेशन है, किस तरीके से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं, उनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए फार्मूला क्या होगा, वो हम कैसे निकालेंगे, उसको अब निकालेंगे। तो हम जानते हैं इसको निकालने के लिए, क्योंकि हम गैस को 1 मोल गैस ही लिए हैं, हम जानते हैं बी बार स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बी बार स्क्वायर बी बार स्क्वायर इक्वल टू 3p/रो। यहाँ से हम थोड़ी देर के लिए रो की जब बात करें तो रो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, v जो ये है स्मॉल n कैपिटल N अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कहाँ जाएगा, v बार स्क्वायर इक्वल टू 3 अपॉन 8 ठीक है? समझ पा रहे हो? यहाँ स्मॉल m इंटू स्मॉल कैपिटल N क्या है, गैस हमने कितने ली, 1 मोल गैस ली है, Pv इक्वल टू RT को फॉलो करना होगा। 1 मोल गैस है तो वेट क्या हो गया उसका, मोलेकुलर वेट हो गया, तो स्मॉल m इंटू कैपिटल N क्या हो जाएगा, हो जाएगा। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो v बार स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 3RT। तो यहाँ से v बार क्या होगा, इस तरीके से बी आर एन एस का रिलेशन मोलेकुलर वेट से होता है। मींस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर रूट मीन स्क्वायर स्पीड becomes directly proportional to the becomes क्या मैंने बात की, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर रूट मीन स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, तो ये रिलेशन आ जाएगा। हमारा एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर दो गैसेज है, उनके मोलेकुलर वेट अलग अलग m1 m2 है, ये तो कांस्टेंट नहीं है, और उन्हीं दोनों गैसेज के लिए हमारी जो रूट मीन
बार स्पीड है, V1 बार और V2 बार है, तो इसको हम किस तरीके से इसी में पुट कर देंगे, एक रिलेशन आ जाएगा V1 बार अपॉन V2 बार इक्वल टू 4 तो इस तरीके से इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके हम कोई भी तीन चीजें पता है कि चौथी चीज आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको हम निकाल लेंगे बड़ी आसानी से। आगे जो हम लोग बात करने वाले हैं तो मोलेकुलर वेट से रिलेशन हो गया इसका, DRMS का। आगे जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल। डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर इसके नाम से ये क्लियर हो रहा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी के फ्री होने की कितनी डिग्री है, मीन्स डायमेंशन कितनी है किसी के फ्रीली, तो उनकी संख्या ही उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। समझ पा रहे हैं? मतलब इसका ये हम कह सकते हैं किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए फ्रीली जितने कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी, या किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए जितने फ्रीली कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी, उनकी नंबर उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं, इसकी यदि डिफिनेशन दी जाए किस तरीके से देंगे, तो इस तरीके से देंगे, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए सिस्टम इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स required to describe the state of a system completely। मतलब किसी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए फ्रीली जितने रिक्वायरमेंट होंगे कोऑर्डिनेट, वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, टोटल नंबर। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है हमारी अलग अलग टाइप के, क्योंकि गैस की बात कर रहे हैं तो गैस के मॉलिक्यूल भी कई तरीके के होते हैं, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, इस टाइप के मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर जब डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे तो हर टाइप के जो है गैसेज के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हमारी अलग अलग। क्लियर है? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले मैं बता दूं, कुछ मॉलिक्यूल्स गैस के मोनोएटॉमिक होते हैं, मींस सिंगल। तो जब मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो बेसल के अंदर किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में फ्रीली। लेकिन डायएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल होंगे, उनके बीच बॉन्डिंग होगी, बॉन्ड बॉन्ड बना होगा, कोवैलेंट बॉन्ड। तो क्या होता है कि जब वो मोशन तो करते हैं, समझ पा रहे हो, मोशन करते हैं, लेकिन वो जिस एक्सिस के अलांग होंगे उस अलांग एक्स ट्रांसलेशनल मोशन तो होगी ही। देखिए क्या होता है कि मोनोएटॉमिक जो गैस हमारे हैं उनके मॉलिक्यूल्स में मोशन होती है, क्लियर है? इसके बाद जब हम बात करते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल की, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल होंगे वो बॉन्ड के द्वारा बंधे होंगे, तो उसमें क्या होगा, ट्रांसलेशनल मोशन तो हो सकती है, मॉलिक्यूल एक्स की डायरेक्शन में जा सकता है, वाई डायरेक्शन में भी जा, और जेड डायरेक्शन में भी जा। साथ ही साथ हम एक बात और करेंगे, यहाँ पर एक तो मोशन होती है ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरी मोशन होती है रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में क्या होगा, ये मॉलिक्यूल जिस एक्सिस के अलांग होगा उस एक्सिस के अलांग तो लाई करा ही रहा है, तो उसका एक रोटेशनल मोशन भी हो सकती है। यदि डायटोमिक मॉलिक्यूल है वो वाई और जेड डायरेक्शन के अलांग वो रोटेशनल मोशन भी कर सकता है फ्रीली। क्लियर है? तो जो डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा तो उसमें जो फ्रीली मोशन होंगी, ट्रांसलेशनल मोशन तो होंगी, साथ में साथ उसके साथ रोटेशनल मोशन। इसी तरीके से ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल होता है तो उसमें क्या होता है, तीन मॉलिक्यूल होते हैं, और एक एग्जाम्पल दिया जाए इजली, एक ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे मान लीजिए ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे मॉलिक्यूल, तो इस टाइप का ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल हो गया। तो इसमें क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल बंधे हुए हैं,
तो ये तीनों यदि मोशन करना चाहे एक्स वाई जेड डायरेक्शन में तो कर ही ले रहे हैं, साथ ही साथ क्या होता है कि ये तीनों एक्सिस के अबाउट भी रोटेशनल मोशन कर सकते हैं। तो तीन रोटेशनल मोशन भी फ्रीली हो गए और तीन ट्रांसलेशनल मोशन भी हो गए। अब आप आ जाइए यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, क्लियर है? मोनोटाइमिक में ट्रांसलेशनल मोशन ओनली है, वो कौन सी होंगी? थ्री। डायटाइमिक मॉलिक्यूल में क्या है? थ्री ट्रांसलेशनल मोशन और दो रोटेशनल मोशन भी होंगी अपनी एक्सिस को छोड़ के, क्योंकि वो उसकी एक्सिस के अलांग तो लाई कर ही रहा है। इसके बाद ट्राइटाइमिक मॉलिक्यूल में क्या होगा? तीनों एक्सिस के अबाउट तो मूव कर ही सकता है, साथ ही साथ वो अपनी जो एक्सिस होंगी उसमें तीनों एक्सिस है, वो पता ही नहीं चल रहा। तो तीनों एक्सिस के अबाउट भी रोटेशनल मोशन कर सकता है, तो उसमें फ्रीली सिक्स मोशन होंगे, थ्री प्लस थ्री। अब आप आ जाइए यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हमें पता है कि किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए फ्रीली जितने कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी उनकी नंबर, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मोनोएटॉमिक। इसमें क्या होता है? मोनोएटॉमिक गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं वैसे किसी भी डायरेक्शन, और डायरेक्शन मैक्सिमम कितनी हो सकती है? थ्री। ठीक है। तो और मोशन क्या होगी? केवल केवल ट्रांसलेशन होगी। थ्री कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी, थ्री कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी उस मॉलिक्यूल को डिफाइन करने के लिए किसी टाइम पर। तो इसलिए उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? उसके बाद डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा? ट्रांसलेशनल मोशन थ्री है और थ्री रोटेशनल, और टू रोटेशनल मोशन। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? थ्री प्लस टू। डायटोमिक मॉलिक्यूल गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइव होगी। इसी तरीके से डायटोमिक गैसेस के लिए, डायटोमिक गैसेस के लिए क्या होता है? ट्रांसलेशनल मोशन तो थ्री हो गई, रोटेशनल मोशन थ्री डायरेक्शन में तीनों तीनों की। तो इससे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी? क्रिएट हो जाएगी थ्री प्लस थ्री। डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉन्सेप्ट भी आप लोगों का काइनेटिक थ्योरी से रिलेटेड है, इसकी भी आप लोग अच्छे से स्टडी करें। ठीक है। एक अगला कॉन्सेप्ट है कोई पार्टीशन ऑफ इनर्जी। पार्टीशन ऑफ, इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि समान रूप से ऊर्जा का विभाजन, मतलब समान रूप से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ। तो इस लॉ को डिफाइन करने के लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। क्या है? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये है कि टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी सिस्टम की, या टोटल एनर्जी सिस्टम की, या टोटल एनर्जी मॉलिक्यूल्स की जो ली है, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलावा एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो टोटल एनर्जी हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलावा समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा नहीं किसी डिग्री ऑफ फ्रीडम, माना थोड़ी देर के लिए फाइव मॉलिक्यूल है, फाइव मॉलिक्यूल है और टोटल एनर्जी है फाइव जूल। तो हर डिग्री, और मोनोएटॉमिक गैस है, तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक गैस है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्री हो गई। तो उसका जो टोटल एनर्जी है वो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइव बाई थ्री, फाइव बाई थ्री, फाइव बाई थ्री, इस तरीके से देखती है। ठीक है। नहीं, इस तरीके से नहीं, वन बाई टू इंटू फाइव, वन बाई टू इंटू फाइव, वन बाई टू इंटू फाइव, एक समान रूप से होगी। देखिए
यहाँ पर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या है कि टोटल एनर्जी पूरे सिस्टम की एक समान रूप से हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट। ऐसे यदि हमारा जो गैस दी गई है उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना हो, डेफिनेटली हो, तो हर डिग्री और बोल्ट्जमान कांस्टेंट के हो, तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलोंग जो हमारी एनर्जी होगी वो 1/2 हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलोंग जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी हाफ के टी, हाफ के टी, हाफ के टी। जैसे यदि हम बात करें मोनोएटॉमिक गैस की, तो मोनोएटॉमिक गैस की मॉलिक्यूल की टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3 होती है। तो एक मॉलिक्यूल की टोटल जो एनर्जी होगी वो होगी 3/2 kT। तो 1/2 kT, 1/2 kT, 1/2 kT, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलावा कितनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो टोटल एनर्जी एक मॉलिक्यूल की कितनी होगी, वो होगी 3/2। क्लियर है? तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलावा टोटल एनर्जी एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होती है यदि माना गैस जो ली गई उसका टेम्परेचर कैपिटल टी है, तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलावा जो टोटल एनर्जी होगी वो हाफ के टी होगी। तो हाफ के टी एनर्जी होती है। इस तरीके से हम जो है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे। अगली बात कर रहे हैं जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड है, वो है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस। हम जानते हैं जो स्पेसिफिक हीट जो होती है वो एट ए कांस्टेंट प्रेशर होती है और एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम होती है। तो मीन्स इनको हम नाम देते हैं सीपी एंड सीपी, सीपी और सीबी स्पेसिफिक हीट ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर है एंड एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। इनका रेशियो निकालना है, मीन्स सीपी बाई सीबी। सीपी बाई सीबी की वैल्यू निकालनी है, तो वो हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, वो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी और डिग्री ऑफ फ्रीडम की हेल्प से ही निकालेंगे। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर जो हम रेशियो जो निकाल रहे हैं, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, जो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट निकाला जाएगा ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की हेल्प से निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पर जो हम गैस कंसीडर कर ले रहे हैं वो है 1 मोल, गैस कंसीडर कर ले रहे हैं वो कौन सी है, 1 मोल आइडियल गैस। तो 1 मोल आइडियल गैस ली गई है और जो गैस है उसका टेम्परेचर कितना है, वो है कैपिटल टी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल टी। तो जब 1 मोल गैस हमने ले ली है तो उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं, कैपिटल एन है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, कैपिटल एन है। क्लियर है? और आइडियल गैस है और यहाँ पर जो गैस ली गई है वो थोड़ी देर के लिए हम ये मान ले रहे हैं मोनोएटॉमिक, कितनी है, मोनोएटॉमिक गैस है। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे गैस की, तो यहाँ पर एक चीज हमें क्लियर है लॉ ऑफ पार्टीशन ऑफ एनर्जी से, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलावा जो टोटल एनर्जी है वो कितनी होती है, वो हाफ के टी, हाफ के टी होती है। कितनी होती है, हाफ के टी होती है। यहाँ पर हम ये मान ले रहे हैं इन जनरल, अभी हमने क्या कहा था, मोनोएटॉमिक गैस है, थोड़ी देर के लिए मान लें इन जनरल हमारे पास कोई भी गैस है, मोनोएटॉमिक छोड़ दीजिए, कोई भी गैस है। तो कोई भी गैस है तो इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम का हमें क्लियर ही नहीं है कितनी। तो जब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्लियर नहीं है तो थोड़ी देर के लिए हम ये मान ले रहे हैं कि जो हमारे पास गैस है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, स्मॉल एन है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, स्मॉल एन है।
तो इसका मतलब स्मॉल एन डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कोई भी गैस है, और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के खिलाफ, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के खिलाफ जो एनर्जी है वो कितनी है, हाफ के है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, एन है, एक मोलेक्यूल। इसी तरीके से सभी मोलेक्यूल की होगी। तो यहाँ पर हम एक मोलेक्यूल की टोटल एनर्जी निकालना चाहें, टोटल एनर्जी निकालना चाहें एक मोलेक्यूल की। नाउ द टोटल एनर्जी ऑफ ए वन मोलेक्यूल, टोटल एनर्जी ऑफ ए तो क्या होगा, हाफ डिग्री ऑफ फ्रीडम की लॉन्ग है, और एक मोलेक्यूल की टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है कितनी, n है। तो n डिग्री ऑफ फ्रीडम की लॉन्ग हाफ के टी डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाफ n, ये टोटल एनर्जी वन मोलेक्यूल की आएगी। हम जो गैस लिए हैं वन मोल गैस है, आइडियल गैस, टोटल एनर्जी ऑफ वन मोल आइडियल की है, इसमें कैपिटल n से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वन मोल में कैपिटल n मोलेक्यूल, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। क्लियर है, आप इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए। सोल्व किस तरीके से करेंगे, वन बाई टू, वन बाई टू एन और कैपिटल एन इंटू एन और के क्या होता है, आर होता है गैस का, तो एन आर यहाँ पहले लिख दे रहे हैं, एनर्जी आ गई। एक तरीके से क्या हो गई, इंटरनल एनर्जी होगी, यू इक्वल टू वन बाई टू एन आर इक्वल टू गैस का। तो यहाँ से हम लोग जो है इस तरीके से एनर्जी निकाल लेंगे। हमें निकालना है सीपी और सीबी का रेशियो। तो सीपी और सीबी का रेशियो कैसे आएगा, इसमें आप लोगों को आगे मैं पढ़ाऊंगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, dQ इक्वल टू du प्लस प्लस dw। यहाँ पर यदि हम बात करें कि जो गैस है उसका जो टेम्परेचर है, थोड़ी देर के लिए मतलब गैस ली गई जिस बर्तन में, उसका टेम्परेचर कुछ इंक्रीज करना चाह रहे हैं, इंक्रीज करना चाह रहे हैं लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट ही रख रहे हैं, इंक्रीज करना चाह रहे हैं लेकिन वॉल्यूम हम कांस्टेंट ही रखना चाह रहे हैं। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे और टेम्परेचर कितना इंक्रीज करना चाह रहे हैं, हमारा डेल्टा टी dt। तो dt टेम्परेचर इंक्रीज किया, वर्क डन हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होना है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब वर्क डन क्या होगा, जीरो। तो हम बात कर रहे हैं लेट एक एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम इंक्रीज इन टेम्परेचर dt। क्यों, हमें बात करनी है सीपी और सीबी की, समझ पा रहे हैं। तो सीबी कैसे आएगा, एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम बात करेंगे, तो एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम if dt is the increase in temperature then dwv, dw क्या होगा, dw जीरो होगा, तो यहाँ पर dw जीरो होगा तो dq इक्वल टू du होगा, समझ पा रहे हैं, dq du, इस बार इसी में लगा देंगे। हमें सीबी की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या कंसीडर करना होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम, टेम्परेचर इंक्रीज करना है, इसमें dq इक्वल टू du आ जाएगा, और q इक्वल टू एक स्पेसिफिक हीट से के साथ
होता है Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, एम सी डेल्टा टी क्यू। तो डी क्यू क्या होगा, एम सी डेल्टा टी। क्यू क्या होता है, एम सी डी टी होता है। क्यू क्या होता है, सी टी। और dq इक्वल टू m इज 1 और स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम c की जगह पर क्या होगा cv और t की जगह पर क्या होगा dt। तो cv dt इक्वल टू du। यहां से निकल के हमारा आया du इक्वल टू cv dt, du इक्वल टू cv dt। और एक रिलेशन हमारा ये था और ये किया। यहां से एक चीज पहले हम निकालना चाह रहे हैं, du अपॉन dt क्या होगा, du अपॉन dt इक्वल टू cv। डी को पार्ट डी की सीवी आ गया। अब इक्वेशन नंबर जो हमारा 1 है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टेंपरेचर। जब टेंपरेचर में वेरिएशन हो रहा है तो वेरिएबल टेंपरेचर, तो क्या होगा डी को पार्ट डी टी इक्वल टू 1 अपॉन 2 एन आर। अब इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है। और एक 2 इसको हटाइए, इसको 2 करिए। नाम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, लेफ्ट साइड क्या है दोनों सेम है तो राइट साइड भी क्या होगी सेम होगी। तो सीवी इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन 2 एन आर। तो सीवी की वैल्यू कितनी आई 1 अपॉन 2 सीवी इक्वल टू 1/2। हम जानते हैं मेयर्स फार्मूला से, फ्रॉम मेयर्स फार्मूला सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। इसकी वैल्यू हम जानते हैं। यहाँ पर सीवी की वैल्यू पुट करिए और सीपी की वैल्यू निकालिए। तो सीपी इक्वल टू क्या होगा सीवी प्लस आर। सीवी की वैल्यू क्या है हाफ एन आर प्लस आर, ये क्या होगा हाफ एन प्लस 1 इंटू आर। सीपी भी आ गया सीवी आ गया, अलग अलग वैल्यू कभी निकालना हो तो अलग अलग निकाल सकते हैं आप लोग। इसके साथ साथ हम टॉपिक मेरा है रेशियो निकालने का, मैं डायरेक्ट होना क्या है रेशियो निकाल लेगा। नाउ रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, नाउ रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट सीपी बाई सीवी। सीपी क्या है 1/2 n प्लस 1 इंटू आर बाई 1/2 n। क्लियर। यहाँ पर क्या होगा आर आर तो कट हो जाएगा, 1 प्लस 2 अपॉन एन। सीपी बाई सीवी क्या है 1 प्लस 2 अपॉन एन। और सीपी बाई सीवी को एक नया नाम है गामा। गामा से देते हैं गामा या रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट होता है। तो इस तरीके से हमें एक रिलेशन मिल गया गामा इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन एन प्लस। हम यहाँ से गामा के वैल्यू निकाल कर ये पता कर सकते हैं कि गैस जो हमने ली है असल में आइडियल है, ओ सॉरी मोनोटॉमिक है, डाइटॉमिक है या पॉलीटॉमिक। तो यहाँ पर गामा की वैल्यू दी है, पता है तो हम उसे निकाल लेंगे। तो क्या होता है फॉर मोनोटॉमिक आइडियल गैस गामा इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन 3 5/3 1.66। मोनोटॉमिक गैस के लिए गामा 1.66 है तो एक गैस मोनोटॉमिक होगी। दूसरा फॉर डायटोमिक गैस m इक्वल टू 5 गामा इक्वल टू 1 प्लस
4.5 7/5 1.4 आपका जो है डायटोमिक। ट्राइएटॉमिक के लिए क्या होता है? ट्राइएटॉमिक वैसे n इक्वल टू 6, तो इसके लिए क्या होगा? 1 प्लस 4.6 by 3 1 प्लस 1 by 3 क्या होगा? 1.33 गामा हमारा ट्राइएटॉमिक गैस के लिए 1.33 होता है, डायटॉमिक गैस के लिए 1.44 होता है और मोनोटॉमिक के लिए 1.66। तो गामा निकाल के हम पता कर सकते हैं कि गैस हमारी जो वेसल में ली गई है उसका टाइप क्या है, किस टाइप की गैस है। क्लियर है? तो ये हमारा रेशियो ऑफ स्पेसिफिक आइडियल गैसेस, साथ ही रेशियो हमारा तीनों टाइप की गैसेस क्या आएगा, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक या ट्राइएटॉमिक के लिए। क्लियर है? अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं इसकी आइडियल गैस काइनेटिक थ्योरी की, इसमें और डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या है उनके बारे में हम यहाँ पर अगली जो बात कर रहे हैं, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, इसकी बात करेंगे तो क्या हम इसमें किस तरीके से डिफाइन करेंगे? यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि नॉर्मल प्रोसेस होते हैं, आइसोथर्मल है, आइडियाबैटिक है, आइसोफोरिक है, आइसोबैरिक है, डिफरेंट टाइप के प्रोसेस होते हैं। तो उसमें से जो प्रोसेस एक है वो है आइडियाबैटिक। आइडियाबैटिक एक्सपेंशन किया जाएगा तो गैसेज किन किन कंडीशंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगी, उनकी स्टडी करेंगे। उनके लिए फार्मूला क्या होगा, सिंपली वो उसकी स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला ड्राइव करना तो हम नहीं बताएंगे, सीधा फार्मूला उसका रिलेशन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। आइडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस की बात की जाए तो यहाँ पर कोई भी गैस किसी भी वेसल में ली गई है तो उसमें एक्सपेंशन इस तरीके से होता है कि उसमें जो हीट क्रिएट हुई है या रिक्वायर हो रही है तो उसका सराउंडिंग से कोई भी रिलेशन नहीं होता। यदि कंप्रेस करेंगे तो हीटिंग होगी, एक्सपेंड करेंगे तो कूलिंग होगी, लेकिन उसका एक्सचेंज एटमॉस्फेयर से या सराउंडिंग से जीरो है, मीन्स डी क्यू इक्वल टू जीरो। तो उसकी हेल्प से जब हम फार्मूला ड्राइव करेंगे तो एक प्रेशर और वॉल्यूम, सिंपली जो है जब हम बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की, उसमें पीवी इक्वल टू के फॉलो हो सकता है, लेकिन आइडियाबैटिक के केस में फार्मूला पीवी इक्वल टू के फॉलो नहीं होता है, वहां पर एक पॉइसंस लॉ होता है, उसको फॉलो किया जाता है। वो क्या होता है? वो होता है पीवी की पावर गामा इक्वल टू के। प्रेशर पी है और गैस जो ली गई है गैस उसका वॉल्यूम बी है, तो पीवी की पावर गामा इक्वल टू एन निकालते हैं, या पी की पावर गामा इक्वल टू के। समझ है? ये प्रेशर गामा है, गामा क्या रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। यहाँ पर ये प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन है, इसी तरीके से टेम्परेचर वॉल्यूम में रिलेशन निकाल सकते हो, टेम्परेचर प्रेशर में निकाल सकते हो, डिफरेंट रिलेशन निकालेंगे आप। जैसा जैसा आपको फार्मूले में रिक्वायरमेंट है उसकी, उस तरीके से हम पी और बी का भी निकाल लेंगे। यहाँ पर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? हम जानते हैं गैस तो आइडियल गैस ही है, टेम्परेचर और वॉल्यूम में निकालना चाहे तो इसका मतलब प्रेशर यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो पी इक्वल टू क्या है? आरटी। तो पी इक्वल टू क्या होगा? आरटी अपॉन पी कर दीजिए और इसकी वैल्यू इसी में पुट कर दीजिए प्रेशर की। तो क्या होगा? आरटी अपॉन पी, एक पावर गामा इक्वल टू के। तो यहाँ पर क्या आएगा? पी दी पावर गामा माइनस वन इक्वल टू के अपॉन आर। तो यहाँ पर कोई भी के और आर दोनों कांस्टेंट है तो उसकी जगह पर कोई नया कांस्टेंट आ जाएगा, तो एक रिलेशन होता है टेम्परेचर। इसी तरीके से हम वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर में भी रिलेशन निकाल सकते हैं इसी से। तो वहां से वॉल्यूम आप हटा दीजिए, वॉल्यूम की जगह पर जो है टेम्परेचर के टर्म में वैल्यू लगा दीजिए, ये आइडियल गैस, गैस तो आइडियल गैस ही है तो उसका लॉ भी फॉलो कर रहे हैं। फिर डिफरेंट रिलेशन आपके जो है एडियाबैटिक आ जाएंगे। आपको यहाँ पर जिस कंडीशन में न्यूमेरिकल में जो दिया है वही उस तरीके से पुट करेंगे और आप न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। इसके बाद जो है बात कर रहे हैं, क्योंकि आइडियल गैसेस की अभी वक्त तक बात हुई, हमारी बात अब आगे चलने वाली है, क्योंकि आइडियली आइडियल है ये एक्चुअल में पॉसिबल
होने के चांस कम है, जो कंडीशन से यहाँ पे फॉलो की गई। अब आगे जो बात की जा रही है वो है रियल गैसेज। जब रियल गैसेज के बारे में बात करेंगे तो रियल गैसेज के बारे में जब बात की जाएगी तो जो आइडियल गैसेज के लिए लॉ है वो फॉलो नहीं होगी। तो आइडियल गैसेज के लिए जो सिंपल लॉ है वो बाय लॉ ऑफ चार्ल्स के आइडियल गैसेज के रिगार्डिंग है लॉ, तो उनकी हेल्प से उनको कंबाइन करके एक बार हमारे पास फॉर्मूला आया Q इक्वल टू RT। Q इक्वल टू RT। तो ये लॉ हमारे रियल गैसेज के लिए फॉलो नहीं होगा। रियल गैस में जो एटमॉस्फेयर में एक्चुअल में होती है, इन गैसेज के लिए P इक्वल टू RT फॉलो नहीं किया जाता है। यहाँ पर कोई और दूसरा लॉ लगेगा, तो उसके लिए एक हमारे साइंटिस्ट हुए हैं वांडर वाल। वांडर वाल्स ने अपना एक नया जो है फार्मूला दिया। उसके अकॉर्डिंग जो है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो उसमें प्रेशर में भी चेंज करना पड़ता है और वॉल्यूम में भी चेंज करना पड़ता है। प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज कैसे करना पड़ता है, यहाँ पर इन दोनों की स्टडी जब करेंगे तो प्रेशर की चेंज इनटू P प्लस ए पर वॉल्यूम की चेंज P माइनस बी, इनकी वैल्यू यहाँ लगाते हैं तो P प्लस ए पर बी स्क्वायर बी माइनस बी। इसके बारे में डिटेल स्टडी हम लोग रियल गैसेज के बारे में हम आगे करेंगे। आज के लिए बस आप लोगों के लिए इतना ही। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, न्यूमेरिकल लगा के देखना, वो फिर हमसे शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।